नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी और सत्यपाल मलिक की मुलाकात से परेशान बीजेपी की, महुआ के वार से तिलमिलाई बीजेपी सांसद की, प्रियंका गांधी की रैली में जुटी अपार भीड़ की, तेलंगाना में बीजेपी को लगे जोरदार झटके की। इसके साथ ही देखेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात एनसीईआरटी की किताबों से इंडिया के गायब होने की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का बीजेपी पर तंज, बीजेपी से पूछा राजनीतिक फायदे के लिए आप कितनी बार भगवान राम का करेंगे इस्तेमाल, आप भगवान राम के गुणों को क्यों नहीं अपनाते। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विधानसभा चुनाव से पहले किया बड़ा दावा, कहा 5 राज्यों में बनेगी कांग्रेस की सरकार, बीजेपी के लिए सत्ता विरोधी लहर। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने इलेक्शन कमीशन से की मुलाकात, कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव आयोग को 8 ज्ञापन सौंपे गए। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 522 अंक गिरकर 64,049 पर हुआ बंद, निफ्टी 159 अंकों की गिरावट के साथ 19,122 के स्तर पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से खास बातचीत की है। इस बातचीत को राहुल ने अपने YouTube चैनल पर जारी किया है। 28 मिनट की बातचीत में राहुल गांधी ने सत्यपाल मलिक से पुलवामा, किसान आंदोलन, जातिगत जनगणना और मणिपुर हिंसा पर बात की। राहुल के साथ बातचीत के दौरान सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले को लेकर बड़ी बात कही है, जिससे पीएम मोदी और बीजेपी की परेशानी बढ़ गई है। तो क्या कह गए मलिक, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी और बीजेपी को बुरी तरह से फंसा दिया है। इस बार राहुल ने सत्यपाल मलिक के साथ 2024 चुनावों को लेकर मोदी की घेराबंदी कर दी है, जिससे मोदी के साथ साथ बीजेपी की नींद उड़ गई है। दरअसल आज राहुल गांधी ने अपने YouTube चैनल पर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के साथ की गई खास बातचीत को साझा किया है, जिसमें सत्यपाल मलिक ने पुलवामा को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा, पुलवामा के शहीद इसलिए हुए कि उन्होंने 5 जहाज मांगे थे, वो नहीं दिए, 4 महीने तक लटकाए रखे। तो मैंने इसको फोन किया, मैंने कहा हमारी गलती से हुआ है। इस वीडियो को साझा करते हुए राहुल ने लिखा है, क्या ये संवाद ईडी सीबीआई की भागदौड़ बढ़ा देगा। पुलवामा, किसान आंदोलन और अग्निवीर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर राज्यपाल, पूर्व सांसद और किसान नेता सत्यपाल मलिक जी के साथ दिलचस्प चर्चा। पूरा वीडियो मेरे YouTube चैनल पर देखिए। दरअसल सत्यपाल मलिक ने राहुल के साथ पुलवामा पर कहा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि हमला सरकार ने करवाया, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि इसे इग्नोर किया गया और उसका राजनीतिक इस्तेमाल किया गया। सत्यपाल मलिक ने कहा कि बीजेपी नेताओं ने बयान दिए हैं कि पुलवामा की शहादत वोट देते समय याद रखना। सत्यपाल मलिक ने कहा कि जब हमला हुआ तब पीएम मोदी नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट में शूटिंग कर रहे थे। मैंने इनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। इसके साथ ही सत्यपाल मलिक ने यह भी दावा किया है कि ये सरकार सिर्फ 6 महीने की है। कोई कंट्रोल ही नहीं था, मतलब बिल्कुल एक स्टेट बचा ही नहीं है, 2 स्टेट बन गए हैं, एक इस तरफ दूसरा दूसरी तरफ। नॉर्थ ईस्ट सेटल्ड था, इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। सब जगह ये कुछ ना कुछ मतलब अपना करते रहते हैं। और 6 महीने की बात है, मैं लिख के दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं आएंगे पावर में। चुनावी साल में राहुल के साथ सत्यपाल मलिक की इस बातचीत का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे साफ है कि इसका खामियाजा बीजेपी को चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। मलिक के माने तो 2024 में मोदी की विदाई तय है। इधर महुआ और बीजेपी की जंग में निशिकांत दुबे की हार तय है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक बार फिर आज बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर निशाना साधा। पैसों के बदले सवाल पूछने के मामले को लेकर उन्होंने बीजेपी एमपी को फर्जी दुबे करार दिया, जिसके बाद निशिकांत दुबे ने उन्हें चोर बताया, जिससे दोनों के बीच की तल्खी और बढ़ गई है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। महुआ मोइत्रा और बीजेपी सांसद के बीच छिड़ी जंग और तेज हो गई है। दरअसल दुबे ने अपने एक्स हैंडल पर केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से लिखे गए पत्र का स्क्रीनशॉट शेयर किया। लेटर में मंत्री ने दुबे से वादा किया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी लोकसभा समिति के साथ पूरा सहयोग करेगा। एनआईसी मोइत्रा की पार्लियामेंट लॉगिंग क्रेडेंशियल्स की दुबई में एक्सेस के आरोपों की जांच कर रही है। अश्विनी वैष्णव का लेटर शेयर करते हुए निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा, देश की सुरक्षा को एक सांसद के लोभ ने खतरे में डाल दिया। रावण दहन, दुर्गा माता के कलश विसर्जन के बाद धर्म युद्ध की शुरुआत। ये राजनीति से ऊपर पक्ष विपक्ष का नहीं, देश की सुरक्षा और अखंडता का सवाल है।
वैष्णव के पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए मोइत्रा ने एक्स पर लिखा, मेरे खिलाफ जांच में समर्थन का वादा करने वाले फर्जी डिग्री वाले अश्विनी वैष्णव के पत्र के बारे में सुनकर खुशी हुई। अब भी हवाई अड्डे के एटीसी कक्ष में बच्चों के साथ फर्जी दुबे की अवैध एंट्री को लेकर जांच का इंतजार है। महुआ मोइत्रा ने बीजेपी नेता पर पलटवार करते हुए आगे कहा, आखिर कौन झूठ बोल रहा है। फर्जी डिग्री वाले ने 2 दिन पहले कहा कि एनआईसी ने पहले ही दुबई में हुए लॉगिंग सहित सभी डिटेल जांच एजेंसी को सौंप दिए हैं। अब अश्विनी वैष्णव का कहना है कि एनआईसी लोकसभा और एथिक्स कमेटी के कहने पर जानकारी देगा। मुझ पर प्रहार करने के लिए भाजपा का स्वागत है, लेकिन अडानी गोड्डा शायद सबसे अच्छे रणनीतिकार नहीं है। महुआ मोइत्रा के पलटवार से निशिकांत दुबे बौखला गए हैं। उन्होंने एक्स पर बिना किसी का नाम लिए लिखा, चोर मचाए शोर। दरअसल महुआ मोइत्रा ने एक्स पर अपने पोस्ट में साल 2022 के एक मामले का जिक्र किया है, जिसमें निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी पर आरोप लगा कि इन्होंने अगस्त 2022 में देवघर हवाई अड्डे पर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया था। फिलहाल बीजेपी सांसद अपने आरोपों को साबित करने में नाकाम नजर आ रहे हैं, तो वहीं महुआ के हौसले बुलंद हैं। महुआ के वार से बीजेपी सांसद तिलमिला गए हैं। इधर प्रियंका के वार से राजस्थान में बीजेपी तिलमिला गई है। प्रियंका गांधी आज राजस्थान के दौरे पर थी। पिछले 5 दिनों में प्रियंका का यह दूसरा राजस्थान दौरा था। झुंझुनू में एक जनसभा को संबोधित भी किया प्रियंका ने, जहां उन्होंने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। तो क्या कहा है कांग्रेस महासचिव ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के बाद सभी पार्टियां प्रचार में लग गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी आज झुंझुनू पहुंची। प्रियंका गांधी की चुनावी जनसभा से 2 बड़ी घोषणाएं की गई। एक तरफ सीएम गहलोत ने सभी को 500 रुपए में गैस सिलेंडर और महिलाओं को सालाना 10,000 रुपए सम्मान राशि के रूप में देने का ऐलान किया, तो वहीं दूसरी तरफ गहलोत ने चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस सरकार बनने पर 2 या 3 किश्तों में महिलाओं को इस सम्मान राशि को दिए जाने की बात कही। वहीं मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि इस सरकार के पास कोई विजन नहीं है, रोजगार पैदा नहीं कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर कंपनी से रोजगार बनते थे, उन्हें इस सरकार ने अपने बड़े उद्योगपतियों दोस्त को बेच दिया। अगर सभी उद्योगपतियों को देते तो दिक्कत नहीं होती, इससे रोजगार बढ़ते, लेकिन इस सरकार ने चुनिंदा लोगों को ही दिए। उन्होंने कहा कि खेती किसानी भी ये सरकार अपने मित्रों को सौंपने वाली थी। उन्होंने कहा कि चुनाव आते हैं तो नेता आते हैं और भाषण देकर जाते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि सारे नेता एक ही भाषण देते हैं, हम उनको दोष देते हैं, वो हमको दोष देते हैं। इससे अच्छा है कि एक ही मंच पर डिबेट रख ली जाए। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की बात एक खोखली है। वे महिला आरक्षण की बात करते हैं। सबसे पहले पंचायतों में महिला आरक्षण कांग्रेस ने दिया, ये कानून लाए, लेकिन आरक्षण कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं है। तो वहीं प्रियंका के राजस्थान दौरे में खास बात ये रही कि बीजेपी से कई नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष ममता शर्मा ने मंच पर पहुंचकर कांग्रेस की सदस्यता ली। इसके अलावा किशनगढ़ से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके विकास चौधरी ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। इसके साथ ही धौलपुर से विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने भी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट देने के बाद बीजेपी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। प्रियंका ने राजस्थान में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। वहीं तेलंगाना को लेकर भी कांग्रेस अपनी जीत का दावा कर रही है, जिसके संकेत भी मिलने लगे हैं। तेलंगाना में बीआरएस के बाद बीजेपी नेता भी कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। आज तेलंगाना में बीजेपी के बड़े नेता ने कांग्रेस के हाथ को मजबूत किया है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में सभी दल जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी को 5 राज्यों में बगावत का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी 5 राज्यों में घिरती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं तेलंगाना में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी नेता राजगोपाल रेड्डी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी का साथ छोड़ कांग्रेस का उन्होंने हाथ थाम लिया है। बता दें कि पिछले साल ही वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और इस इस्तीफे के बाद मुनुगोडू में उपचुनाव हुए थे, जिसमें उनकी हार हुई थी और अब वो एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। राजगोपाल रेड्डी ने अपने इस्तीफे के पत्र में लिखा कि केसीआर को वो किसी भी कीमत पर शिकस्त देना चाहते हैं और बीआरएस को टक्कर देने वाली पार्टी कांग्रेस ही है। केसीआर को गद्दी से उतारने में कुछ वक्त पहले भाजपा काफी सक्षम दिख रही थी, लेकिन फिलहाल बीजेपी राज्य में ढीली पड़ गई है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब तेलंगाना में बीजेपी को बड़ा झटका लगा हो। इससे पहले कई और नेताओं ने राज्य में बीजेपी का साथ छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। हालांकि राजगोपाल रेड्डी के बीजेपी छोड़ने के बाद राज्य में क्या समीकरण रहेगा वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा।
तेलंगाना में चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। इधर मोदी सरकार को भी झटके लगते दिखाई दे रहे हैं। मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और तरक्की के बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन हकीकत क्या है वो आंकड़े बयां करते हैं। जी हां, मोदी सरकार के राज में भी राजकोषीय घाटा लगातार कम होता जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि जहां पिछले साल इसमें तरक्की थी, तो वहीं इस साल सरकार की झूठ की वजह से इसमें भारी गिरावट देखी गई है। तो क्या कहते हैं आंकड़े, देखते हैं इस रिपोर्ट में। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है तभी वो देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ता है, लेकिन जब तक आर्थिक लाभ नहीं होगा तब तक विकास कैसे होगा? यही सवाल बार बार मोदी सरकार से पूछे जाते हैं, क्योंकि उसके राज में ही देश विकास की राह पर बढ़ने की बजाय घाटा झेल रहा है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा 20% बढ़ा था, तो इस साल की पहली तिमाही में यह घाटा 6.4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। इसे लेकर के कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और महासचिव जयराम रमेश ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि आरबीआई बुलेटिन बेहद चिंताजनक आर्थिक ट्रेंड को दिखाता है। मोदी सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था का जिस तरह से लगातार कुप्रबंधन किया है, वो इस बुलेटिन में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। याद कीजिए, सितंबर 2023 के बुलेटिन में कई नकारात्मक इंडिकेट सामने आए थे। उनमें घरेलू बचत का 47 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंचना, निजी क्षेत्र के लिए घरेलू ऋण में स्थिरता और श्रम बल भागीदारी का एक ही तरह से बने रहना आदि शामिल थे। अब भी वो ट्रेंड या तो वैसे ही बने हुए हैं या और भी अधिक बिगड़ गए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि सरकार की काम में कमियां निकालने के साथ साथ उन्होंने चेतावनी भी दी है। कांग्रेस नेता ने कहा कि शुद्ध घरेलू बचत में कमी आने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि घरेलू देनदारियों में भारी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने सरकार को हकीकत का आईना दिखाते हुए ये भी कहा कि मोदी सरकार पर कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, इससे भविष्य में भारत पर बोझ पड़ेगा। घाटा कम दिखाने के लिए मोदी सरकार राज्यों को कम कर ट्रांसफर करके संघवाद के लिए सिद्धांतों का उल्लंघन कर रही है। कांग्रेस ने आज अपने बयान से मोदी सरकार को वो सच्चाई दिखाई है जिसमें देश का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। इन आंकड़ों से मोदी सरकार की चिंता बढ़ गई है। चिंता तो इजराइल की भी बढ़ गई है। इजराइल और हमास की जंग ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। दो देशों के बीच चल रही जंग का आज 19वां दिन है। दुनिया दो खेमों में बढ़ती दिख रही है। एक तरफ गजा पर इजराइल के हमले की आलोचना हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने हमास की तुलना आईएसआईएस से कर दी है और अब ये जंग संयुक्त राष्ट्र की दहलीज तक पहुंच चुकी है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। हमास के साथ जंग के बीच इजराइल के राजदूत गिलाद एर्दोआन ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटरेस से इस्तीफे की मांग की है और साथ ही माफी की मांग की है। खबर है कि एंटोनियो गुटरेस के एक बयान से इजराइल नाराज हो गया है। आपको बता दें कि इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने सुरक्षा परिषद की मंत्री स्तरीय बैठक में शिरकत की थी। उन्हें मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में गुटरेस से मुलाकात करनी थी, लेकिन कोहेन ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ अपनी मुलाकात को रद्द कर दिया और उन पर आतंकवाद को उचित ठहराने का आरोप लगाया। दरअसल संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा था कि यह भी मानना महत्वपूर्ण है कि हमास के किए गए हमले अकारण नहीं हैं। फिलिस्तीन के लोगों को 56 सालों से घुटन भरे कब्जे का सामना करना पड़ा है। गुटरेस ने कहा था कि उन्होंने अपनी जमीन को लगातार यहूदियों द्वारा हड़पते और हिंसा से ग्रस्त होते देखा है। उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, उनके लोग विस्थापित हो गए और उनके घर ध्वस्त कर दिए गए। अपनी दुर्दशा के राजनीतिक समाधान की उनकी उम्मीदें खत्म होती जा रही है। जिसके बाद इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि वो संयुक्त राष्ट्र महासचिव से नहीं मिलेंगे। तो वहीं संयुक्त राष्ट्र की बैठक में इजराइल के राजदूत गिलाद एर्दोआन ने कहा कि महासचिव, आप सारी नैतिकता और निष्पक्षता खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि महासचिव को इस्तीफा दे देना चाहिए। हम उनसे माफी की मांग करते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।
चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, प्रधानमंत्री का भाषण चुनावी भाषण जैसा ही होता है। अब इंतजार इस बात का है कि कब उनके भाषण में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी का जिक्र होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में बात इंडिया को लेकर डरी मोदी सरकार के। इंडिया गठबंधन के ऐलान से बीजेपी परेशान है। अब पीएम मोदी से लेकर बीजेपी नेता भी इंडिया का नाम लेने से कतरा रहे हैं। यहां तक कि देश का नाम इंडिया को बदलकर सिर्फ भारत करने की भी योजना बनाई जा रही है और किताबों से भी इंडिया शब्द हटाने की तैयारी हो चुकी है। कुछ महीने पहले जब बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने इंडिया शब्द को संविधान से हटाने की मांग की तो बवाल मच गया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने तो यहां तक कह दिया कि मोदी सरकार इंडिया गठबंधन से डरकर ऐसी योजनाएं तैयार कर रही है। मोदी सरकार ने इससे पहले भी कई तरीकों से देश के इतिहास और संविधान को बदलने की कई कोशिशें की और काफी हद तक वो अपनी कोशिशों में सफल भी रहे। और अब इसी कड़ी में एनसीईआरटी की किताबों में अब इंडिया नाम की जगह भारत लिखे जाने का फैसला लिया गया है। किताबों में जरूरी बदलावों को लेकर बने पैनल के प्रस्ताव को एनसीईआरटी ने मंजूरी दे दी है। पैनल के सदस्यों में से एक सीआई इसाक ने कहा कि ये प्रस्ताव कुछ महीने पहले ही रखा गया था और अब इसे स्वीकार कर लिया गया। बता दें कि एनसीईआरटी की तरफ से गठित एक समिति ने इसकी सिफारिश की थी। साथ ही एशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास की जगह किताबों में क्लासिकल हिस्ट्री को भी शामिल किए जाने की संभावना जताई। समिति ने हिंदी योद्धाओं की वीर गाथाओं को भी किताब का हिस्सा बनाने का सुझाव दिया है। एनसीईआरटी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तर्ज पर अपने पाठ्यक्रम में संशोधन भी कर रहा है और इसे तय करने के लिए 19 सदस्यीय नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कमेटी यानी कि NSTC गठित की गई थी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।